कहानी की शुरुआत होती है समुद्र के ऊपर उड़ते एक हेलीकॉप्टर से, जिसकी खिड़की से बाहर सिर्फ नीला पानी और दूर तक फैला कोहरा नजर आ रहा था। इस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे थे दुनिया के कुछ जाने माने साइंटिस्ट, डॉक्टर एलन ग्रांट और डॉक्टर एली सैटलर, साथ ही चाउस थ्योरी के एक्सपर्ट डॉक्टर इयान मैल्कम और हैमंड का वकील डोनाल्ड जेनारो। ये सभी लोग इस वक्त पहुंच रहे थे इसला न्यूब्लार नाम के एक ऐसे रहस्यमयी टापू की तरफ जिसके बारे में इंसानी दुनिया को अभी कुछ खास पता नहीं था। दरअसल अरबपति साइंटिस्ट जॉन हैमंड ने इस टापू पर कुछ ऐसा कर दिखाया था जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। उसने करोड़ों साल पहले धरती से पूरी तरह विलुप्त हो चुके डायनासोरों को वापस जिंदा कर दिया था और आज पहली बार कुछ चुनिंदा लोग अपनी आंखों से इस चमत्कार को देखने वाले थे। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर उस टापू पर उतर गया। लैंड करते ही हैमंड बड़े गर्व से सबका स्वागत करने आगे बढ़ा और बिना ज्यादा वक्त गंवाए सभी को गाड़ियों में बिठाकर सीधे पार्क की तरफ रवाना कर दिया गया। जैसे ही गाड़ियां भारी भरकम सिक्योरिटी गेट और ऊंचे इलेक्ट्रिक फेंस को पार करके एक खुले मैदान में दाखिल हुई, अंदर बैठे एलन की नजर अचानक कुछ ऐसी चीज पर पड़ी जिस पर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सामने कुछ दूरी पर पेड़ों की ऊंची कतार के बीच से एक विशालकाय गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। एलन तुरंत उछलकर खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले उसे भी उसी तरफ देखने का इशारा किया। एली भी उस नजारे को देखकर एक पल के लिए सांस लेना भूल गई। यह कोई और नहीं बल्कि एक जिंदा, सांस लेता, चलता फिरता ब्रैकियोसोरस था, जिसे हैमंड ने खुद इस दुनिया के सबसे शांत स्वभाव वाला गाय डायनासोर कहकर पुकारा। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, चारों तरफ अलग अलग प्रजातियों के विशाल डायनासोर बेखौफ होकर मैदान में घूमते नजर आने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वक्त पीछे मुड़ गया हो और वे सचमुच किसी खोई हुई दुनिया में पहुंच गए हों। लेकिन हैमंड को अभी एक और बड़ा राज खोलना बाकी था। उसने बड़े इत्मीनान से बताया कि इस पार्क में सिर्फ शाकाहारी डायनासोर ही नहीं बल्कि धरती का अब तक का सबसे खतरनाक शिकारी टायरेनोसोरस रेक्स भी मौजूद है, और वो भी पूरी तरह जिंदा। ये सुनते ही एलन के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर करोड़ों साल पहले खत्म हो चुके इन जीवों को दोबारा जिंदा करना मुमकिन कैसे हुआ। इस सवाल का जवाब देने के लिए हैमंड बिना देर किए सबको विजिटर सेंटर की तरफ ले चला, जहां उनका इंतजार कर रहा था वो राज जो पूरी कहानी की नींव था। विजिटर सेंटर के अंदर पहुंचते ही सबको एक बड़े थिएटर जैसे कमरे में बिठाया गया, जहां सामने की सीटों में एक एनिमेटेड कैरेक्टर वाली स्क्रीन लगी हुई थी। जैसे ही लाइट्स धीमी हुई, स्क्रीन पर एक कार्टून जैसा डीएनए स्ट्रैंड नमूदार हुआ, जिसे हैमंड ने मिस्टर डीएनए का नाम दिया था। इसी एनिमेटेड किरदार के जरिए हैमंड ने पूरी कहानी समझानी शुरू की। उसने बताया कि दरअसल करोड़ों साल पहले मच्छर डायनासोरों का खून चूसा करते थे और उनमें से कुछ बदकिस्मत मच्छर पेड़ों से रिसने वाले चिपचिपे रेजिन में फंस जाया करते थे। समय के साथ वही रेजिन जमीन के अंदर दबते चले गए और लाखों करोड़ों सालों बाद सख्त होकर एम्बर यानी एक तरह के जीवाश्म पत्थर में बदल गए। जब वैज्ञानिकों को खुदाई के दौरान ऐसे ही एम्बर के टुकड़े मिले तो उन्होंने उनके अंदर कैद उन मच्छरों की बारीकी से जांच की और उनके पेट से डायनासोर का खून निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। उसी खून से डायनासोर के डीएनए के टुकड़े अलग किए गए, लेकिन दिक्कत यह थी कि ये डीएनए पूरी तरह सलामत नहीं था। इसमें कई जगह गैप्स थे। इस कमी को पूरा करने के लिए वैज्ञानिकों ने उसमें मेंढक का डीएनए मिला दिया और यही वो टेक्निक थी जिसकी बदौलत करोड़ों साल पहले खत्म हो चुके डायनासोर आज दोबारा सांस ले रहे थे। फिल्म खत्म होते ही हैमंड सबको सीधे रिसर्च लैब की तरफ ले गया और उनका टाइमिंग इस बार बिल्कुल परफेक्ट निकली, क्योंकि ठीक उसी वक्त वहां एक नन्हा डायनासोर अपने अंडे को अंदर से तोड़कर बाहर निकल रहा था। यह नजारा देखकर पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। हैमंड ने मुस्कुराते हुए बताया कि इस टापू पर जन्म लेने वाला हर डायनासोर सबसे पहले उसी का चेहरा देखता है, मानो वो उनका असली पिता हो। इसी बीच इयान ने मजाकिया अंदाज में पूछा कि यह बच्चा नर है या मादा। तभी लैब के हेड साइंटिस्ट डॉक्टर हेनरी वू ने जवाब दिया कि पार्क में मौजूद हर डायनासोर सिर्फ मादा बनाया गया है ताकि वे आपस में रिप्रोडक्शन न कर सकें और उनकी आबादी हमेशा इंसानों के कंट्रोल में बनी रहे। तभी एलन की नजर अपनी हथेली पर बैठे उस नन्हे जीव पर बारीकी से गई और उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह कोई आम डायनासोर नहीं बल्कि एक वेलोसिरैप्टर का बच्चा है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है। एलन की आंखों में यह उत्साह देखकर हैमंड उसे तुरंत रैप्टरों के बाड़े की तरफ ले गया, जहां संयोग से उसी वक्त उन्हें खाना खिलाने की तैयारी हो रही थी। स्टाफ के लोग रस्सियों की मदद से एक जिंदा बैल को धीरे धीरे ऊंचे बाड़े के अंदर उतार रहे थे। जैसे ही बैल जमीन को छूकर लटका, अंदर से बेहद खौफनाक चीखें और गुर्राहटें गूंजने लगीं। हालांकि रैप्टर्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, फिर भी उनकी सिर्फ मौजूदगी का एहसास ही रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। इसी बीच पार्क का चीफ वार्डन रॉबर्ट मुल्डून भी वहां आ पहुंचा, जो रैप्टरों के हंटिंग पैटर्न को किसी से भी बेहतर समझता था। उसने बताया कि लंबे ऑब्जर्वेशन के बाद उसे पता चला था कि ये रैप्टर्स 50 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, लंबी छलांग लगाने में माहिर हैं और सबसे डरावनी बात यह कि उनका दिमाग किसी इंसान से कम नहीं। रॉबर्ट ने एक चौंकाने वाली बात और जोड़ी, हर बार जब उन्हें खाना दिया जाता है वे बाड़े पर हमला जरूर करते हैं,
लेकिन कभी एक ही जगह को निशाना नहीं बनाते। हर बार वे फेंस के अलग अलग हिस्सों को टेस्ट करते हैं ताकि उसकी सबसे कमजोर कड़ी ढूंढकर एक दिन आजाद हो सके। यह सुनकर सबको समझ आ गया कि यह जीव सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि बेहद चालाक भी है, और यही सोच लेकर सभी लोग अब असली टूर के लिए आगे बढ़ चले, जहां हैमंड के पोते पोती लेक्स और टिम भी उनके साथ जुड़ने वाले थे। सभी लोग असली सफारी टूर के लिए निकल पड़े। इस बार उनके साथ हैमंड के दोनों पोते पोती लेक्स और टिम भी मौजूद थे, जो अपने दादा के इस अनोखे प्रोजेक्ट को देखकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे। सबको खास तरह की ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कारों में बिठाया गया जो बिना किसी ड्राइवर के अपने आप एक फिक्स्ड ट्रैक पर चलती थीं। जैसे ही इन कारों ने जुरासिक पार्क का विशाल मुख्य गेट पार किया, ठीक उसी पल उनकी यह रोमांचक यात्रा शुरू हो गई। सबसे पहले उनकी कारें डायलोफोसोरस के इलाके के पास रुकीं, जहां एक बेहद खतरनाक मांसाहारी डायनासोर रखा गया था। सभी बड़ी बेसब्री से उसकी पहली झलक का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया क्योंकि वे गलत वक्त पर वहां पहुंचे थे। काफी देर इंतजार करने के बावजूद उन्हें उसकी एक झलक तक नसीब नहीं हुई और आखिरकार निराश होकर कारें आगे बढ़ गईं। कुछ ही देर बाद वे पार्क के सबसे खतरनाक शिकारी टी-रेक्स के बाड़े तक जा पहुंचे, लेकिन यहाँ भी उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी क्योंकि पूरे बाड़े में टी-रेक्स का नामो निशान तक नहीं था। मेहमानों को मायूस होते देख हैमंड ने कंट्रोल रूम को फौरन एक जिंदा बकरी छोड़ने का आदेश दिया ताकि उसकी गंध से टी-रेक्स बाहर निकल आए, लेकिन काफी देर इंतजार के बाद भी वो बाहर नहीं आया। तभी एलन ने मुस्कुराते हुए समझाया कि टी-रेक्स की फितरत ही ऐसी है, उसे परोसा हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं। वो हमेशा अपने ही दम पर शिकार करके खाना पसंद करता है। लगातार दूसरी बार भी कोई डायनासोर न दिखने की वजह से सबकी कारें आगे बढ़ गईं। तभी अचानक एलन की नजर झाड़ियों के बीच पड़े एक विशालकाय जीव पर गई। बिना एक पल गंवाए उसने चलती कार का दरवाजा खोला और सीधे बाहर कूद पड़ा। एली भी तुरंत उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। यह देखकर कंट्रोल रूम में बैठा हैमंड बुरी तरह घबरा गया क्योंकि उसे पता था कि बाहर मौजूद लोगों को अंदाजा तक नहीं था कि वे आखिर किस खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही एलन और एली उस जगह पहुंचे, उन्हें जमीन पर एक विशालकाय ट्राइसेराटॉप्स दर्द से तड़पता हुआ नजर आया। वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने भरोसा दिलाया कि घबराने की कोई बात नहीं, उसकी बस तबीयत थोड़ी खराब है। लेकिन इतने विशाल जीव को इतने करीब से देखकर हर कोई हैरान रह गया। एली ने अंदाजा लगाया कि शायद इस डायनासोर ने कोई जहरीला फल खा लिया है और जानवरों की डॉक्टर होने के नाते उसने वहीं रुककर उसका इलाज करने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी कंट्रोल सेंटर से एक इमरजेंसी मैसेज आया जिसमें सबको तुरंत मेन सेंटर लौटने को कहा गया। दरअसल बाड़े में लगे कैमरों में टी-रेक्स कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, जिससे पूरे पार्क में हड़कंप मच गया था। इसी वजह से बाकी बचा हुआ टूर तुरंत कैंसिल कर दिया गया। हालांकि एली ने साफ मना कर दिया कि वो पहले बीमार ट्राइसेराटॉप्स का इलाज करेगी, उसके बाद ही स्टाफ के साथ सुरक्षित वापस लौटेगी। उधर जैसे ही बाकी सब वापसी की तैयारी करने लगे, कंट्रोल सेंटर में बैठा कंप्यूटर प्रोग्रामर डेनिस नेड्री भी वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। लेकिन निकलने से पहले उसने हैमंड से कहा कि उसे सिस्टम में कुछ जरूरी मेंटेनेंस करना है, इसलिए पूरे पार्क का नेटवर्क करीब 1 घंटे के लिए बंद रहेगा। हैमंड को उसकी इस बात पर जरा भी शक नहीं हुआ, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। डेनिस ने जानबूझकर पूरा सिक्योरिटी सिस्टम बंद किया था ताकि कैमरे उसकी अगली हरकत को रिकॉर्ड न कर सकें। दरअसल 2 दिन पहले एक राइवल कंपनी ने उसे डायनासोर का डीएनए चुराने के बदले पूरे $200 मिलियन में खरीद लिया था। जैसे ही सारे कैमरे बंद हुए, वो सीधे रिसर्च लैब की तरफ भागा और वहां से जितने भी कीमती डायनासोर डीएनए सैंपल मिल सके उसने सबको चुराकर एक खास शेविंग क्रीम के कैन के अंदर छिपा लिया। आसमान में उसी वक्त काले बादल घिरने लगे थे और तेज तूफान बस कुछ ही देर दूर था। तूफान अपने पूरे शबाब पर पहुंच चुका था। तेज बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच डेनिस पूरी रफ्तार से अपनी कार भगाते हुए ईस्ट डॉक की तरफ बढ़ रहा था, जहां उसे चुराए हुए डीएनए सैंपल एक बोट के जरिए बाहर भेजने थे। लेकिन तेज बारिश और घने कोहरे की वजह से उसे आगे का रास्ता ठीक से नजर नहीं आ रहा था। अंधेरे में एक गलत मोड़ लेते ही उसकी गाड़ी सड़क किनारे लगी, रेलिंग तोड़ती हुई सीधे नीचे खाई में जा गिरी। किसी तरह बाहर निकलकर उसने देखा कि उसकी गाड़ी एक गिरे हुए पेड़ के ऊपर बुरी तरह फंस चुकी है। हालांकि किस्मत से मुख्य सड़क ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए उसने बिना देर किए टो रोप की मदद से गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन रस्सी बांधते वक्त ही अंधेरे में एक डायलोफोसोरस चुपचाप उसके पास आ पहुंचा। उसे देखते ही डेनिस की सांसें अटक गईं। फिर भी उसने खुद को ऐसे दिखाया मानो उसे कोई डर ना हो और धीरे धीरे पीछे हटते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन डायलोफोसोरस लगातार उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। घबराहट में डेनिस ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाकर दूर फेंक दी, यह सोचकर कि शायद वो जीव भी किसी कुत्ते की तरह उसके पीछे भाग जाएगा। लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुआ। अब बचने का कोई और रास्ता न देखकर डेनिस पूरी ताकत से अपनी गाड़ी की तरफ
तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन अंदर पहुंचने से ठीक पहले ही डायलोफोसोरस ने उस पर जहरीला थूक उछाल दिया। घबराकर वो उठा और तेज भागने लगा, लेकिन डायलोफोसोरस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और दोबारा उसके चेहरे पर सीधा वार किया। अब डेनिस की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा था। लड़खड़ाते हुए वो गाड़ी के दरवाजे से टकराया और जमीन पर जा गिरा, और इसी उठापटक में उसकी जेब से वो चुराया हुआ स्प्रे कैन भी नीचे गिरकर कीचड़ में गुम हो गया। किसी तरह उठकर वो गाड़ी के अंदर छिप गया, यह सोचकर कि अब खतरा टल चुका है। लेकिन अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि डायलोफोसोरस पहले से ही गाड़ी के अंदर पहुंच चुका था। उधर पूरे पार्क की बिजली गुल होते ही दोनों टूर कारें एंटी रैक्स के इलाके के बाहर जाकर रुक गईं। एलन और बाकी लोगों को लगा कि बस कुछ ही देर में बिजली वापस आ जाएगी, इसलिए उन्होंने वहीं रुककर इंतजार करने का फैसला किया। इसी बीच टिम की नजर कार के अंदर रखे पानी के गिलास पर गई, जिसकी सतह पर अचानक हल्की हल्की लहरें उठने लगी थीं, मानो कोई बेहद भारी चीज उनकी तरफ बढ़ रही हो। टिम ने बिना देर किए नाइट विजन गॉगल पहना और चारों तरफ ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नजर उस जगह गई जहां दिन में टी रैक्स को लुभाने के लिए बकरी बांधी गई थी, लेकिन अब वहां उसका नामो निशान तक नहीं था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक खून से सनी बकरी की टांग सीधे कार के शीशे पर आ गिरी, और अगले ही पल पार्क का सबसे खतरनाक शिकारी उनकी कार के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। उसे इतने करीब से देखकर डोनाल्ड बुरी तरह घबरा गया और दोनों बच्चों को वहीं छोड़कर जान बचाकर कार से बाहर भाग निकला और भागते भागते सड़क किनारे बने एक छोटे से टॉयलेट में जा छिपा। बिजली बंद होने की वजह से टी रैक्स ने आसानी से इलेक्ट्रिक फेंस तोड़ दी और सीधे बाहर निकल आया। हालात बिगड़ते देख एलन ने तुरंत इयान को इशारा किया कि बिल्कुल भी न हिले, क्योंकि रात के अंधेरे में टी रैक्स की नजर सबसे पहले हिलती हुई चीजों पर जाती है। लेकिन आगे वाली कार में बैठे लेक्स और टिम इस बात से पूरी तरह अनजान थे। घबराहट में लेक्स ने डिग्गी से टॉर्च निकालकर उसे जलाकर मदद के लिए इशारे करने शुरू कर दिए, लेकिन उसकी यही गलती भारी पड़ गई, क्योंकि टॉर्च की रोशनी ने सीधे टी रैक्स का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया। वो एलन की कार छोड़कर सीधे बच्चों की कार के सामने जा पहुंचा। इतने विशाल जीव को इतने करीब देखकर टिम बुरी तरह घबरा गया। फिर भी उसने हिम्मत न हारते हुए धीरे से कार का खुला दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन कार के अंदर जल रही टॉर्च की तेज रोशनी टी रैक्स को और भी भड़का गई। उसने जोरदार दहाड़ लगाई और पूरी ताकत से कार पर हमला बोल दिया। मजबूत शीशों की वजह से वो सीधे बच्चों तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। अगले ही पल उसने एक ही झटके में पूरी कार को पलट दिया और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। कार के अंदर फंसे लेक्स और टिम धीरे धीरे कीचड़ में धंसते चले जा रहे थे। यह देखकर एलन एक पल भी नहीं रुका। वो तुरंत एक फ्लेयर उठाकर गाड़ी से बाहर निकला और उसे जलाकर टी रैक्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगा। उसकी यह तरकीब लगभग कामयाब भी हो चुकी थी, लेकिन तभी इयान भी एक और फ्लेयर लहराते हुए बाहर निकल आया और खुद टी रैक्स को अपनी तरफ बुलाने लगा। नतीजा यह हुआ कि टी रैक्स अपनी दिशा बदलकर सीधे इयान के पीछे लग गया। इयान उल्टी दिशा में पूरी ताकत से भागने लगा और भागते भागते उसने हाथ में पकड़ा फ्लेयर भी दूर उछाल दिया, यह सोचकर कि शायद टी रैक्स उसका पीछा छोड़ देगा। लेकिन टी रैक्स ने उस जलती रोशनी को नजरअंदाज करते हुए सीधे इयान का पीछा जारी रखा। बदकिस्मती से जिस दिशा में इयान भाग रहा था, ठीक उसी तरफ वो छोटा सा टॉयलेट भी था जहां डोनाल्ड छिपकर बैठा था। अगले ही पल टी रैक्स पूरी ताकत से उस टॉयलेट से जा टकराया। इस अचानक हुए हमले से इयान दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अब डोनाल्ड पर मंडरा रहा था, जिसका सामना सीधे इस विशालकाय शिकारी से हो चुका था। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर एलन तुरंत बच्चों को कार से बाहर निकालने में जुट गया। लेकिन टिम अभी पूरी तरह बाहर भी नहीं निकल पाया था कि तभी टी रैक्स फिर से ठीक उनके सामने आ खड़ा हुआ। ये देखकर लेक्स जोर से चीख पड़ी, मगर एलन ने फौरन उसका मुंह बंद कर दिया ताकि उनकी आवाज कहीं टी रैक्स तक न पहुंच जाए। किस्मत से यह तरीका काम कर गया और टी रैक्स ने उन पर सीधा हमला नहीं किया, बल्कि वो बार बार पलटी हुई कार को अपने सिर से धक्का देता रहा। कार जिस भी दिशा में घूमती, एलन और लेक्स भी उसी हिसाब से खुद को छिपाते रहे ताकि हर बार उसकी नजर से बचे रहे। लेकिन इन लगातार धक्कों की वजह से कुछ ही पलों में एलन और लेक्स एक गहरी खाई के बिल्कुल किनारे तक पहुंच गए, जहां अब उनके पास बचने का कोई और रास्ता नहीं बचा था। हालात बिगड़ते देख एलन ने बिना देर किए लेक्स को अपनी पीठ पर उठाया और वहां लटकी एक मोटी स्टील की तार के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू कर दिया। लेकिन ठीक उसी वक्त टी रैक्स कार को धक्का देते हुए उसे सीधे खाई के किनारे तक ले आया और ऐसा लगने लगा कि अगले ही पल पूरी कार उनके ऊपर आ गिरेगी। खतरा भांपते ही एलन ने पूरी ताकत से तार को झुलाया और किसी तरह दोनों दूसरी तरफ पहुंच गए। इस तरह मौत के मुंह से बाल बाल बच निकले। उधर जंगल में काफी देर भटकने के बाद आखिरकार एलन को एक विशाल पुराना पेड़ मिल गया। रात बिताने के लिए तीनों उसी पर चढ़ गए और वहीं टिक कर सांस ली। अगली सुबह जब तीनों गहरी नींद में सो रहे थे, तभी उनके करीब एक विशालकाय जीव आ पहुंचा, जो आराम से पेड़ की ऊंची शाखाओं की पत्तियां चबा रहा था। नींद से जागते ही एलन तुरंत समझ गया कि यह कोई शिकारी नहीं, बल्कि वही शांत स्वभाव वाला ब्रैकियोसॉरस है। इसलिए उसने बच्चों से कहा कि वे बिना डरे उसे छू सकते हैं। लेकिन जैसे ही लेक्स ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, ठीक उसी पल ब्रैकियोसॉरस ने जोर से छींक मार दी और लेक्स उसकी चिपचिपी नाक से पूरी तरह भीग गई।
कुछ देर बाद जब वो विशाल जीव वहां से आगे बढ़ गया तो तीनों भी अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। रास्ते में अचानक एलन की नजर जमीन पर पड़े कुछ टूटे हुए डायनासोर के अंडों पर गई, जिन्हें देखकर टिम पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि उसने अपने दादा से सुना था कि पार्क में मौजूद हर डायनासोर सिर्फ मादा है। तो फिर ये जंगल में खुद बच्चे कैसे पैदा कर सकते हैं? एलन कुछ देर सोचता रहा, फिर उसे एक बेहद अहम बात समझ आई। डायनासोर के डीएनए में जो मेंढक का डीएनए मिलाया गया था, उसमें से कुछ मेंढक प्रजातियों में जरूरत पड़ने पर अपना लिंग बदलने की क्षमता होती है। यानी मुमकिन था कि इसी वजह से कुछ डायनासोर खुद ब खुद नर बन गए हों और अब वे जंगल में अपनी नई पीढ़ी को जन्म दे रहे थे। यह खुलासा जितना हैरान करने वाला था उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि इसका मतलब था कि जो सिस्टम इंसानों ने कंट्रोल करने के लिए बनाया था वो कभी भी उनके हाथ से पूरी तरह फिसल सकता था। उधर इस सबसे बेखबर इयान और बाकी बचे हुए लोग किसी तरह सुरक्षित कंट्रोल सेंटर तक पहुंच चुके थे, लेकिन पूरी रात की मेहनत के बावजूद चीफ इंजीनियर पार्क की बिजली दोबारा चालू नहीं कर पाया था। अब हैमंड के पास और इंतजार करने का वक्त नहीं बचा था, क्योंकि टापू पर अब भी एलन, लेक्स और टिम कहीं फंसे हुए थे। उसने तुरंत पूरे पार्क का कंप्यूटर सिस्टम रीसेट करने का फैसला किया ताकि डेनिस का डाला हुआ वो छिपा हुआ वायरस पूरी तरह हट जाए। कुछ ही देर में सिस्टम तो रीसेट हो गया, लेकिन इसके बावजूद बिजली फिर भी वापस नहीं आई। अब सबको यह समझ आ गया कि मेन पावर सिस्टम को मैन्युअली रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा, और यह काम सिर्फ पार्क के पावर रूम में जाकर ही मुमकिन था। इसलिए बिना देर किए चीफ इंजीनियर खुद पावर रूम की तरफ निकल पड़ा, ये भरोसा दिलाते हुए कि वो बस कुछ ही मिनटों में सिस्टम ऑन करके वापस लौट आएगा। लेकिन काफी देर इंतजार के बावजूद ना तो बिजली वापस आई और ना ही चीफ इंजीनियर लौट कर आया। कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोगों को अंदाजा हो चुका था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। आखिरकार हालात बिगड़ते देख एली और रॉबर्ट मुल्डून ने हथियार उठाए और खुद पावर रूम की तरफ निकल पड़े। लेकिन रास्ते में जब वे रैप्टरों के बाड़े के पास से गुजरे तो रॉबर्ट की नजर एक टूटी हुई इलेक्ट्रिक फेंस पर पड़ी। ये देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही मतलब था, वेलोसिरैप्टर्स अपने बाड़े से बाहर निकल चुके हैं। जमीन पर बने उनके ताजा पैरों के निशान भी सीधे पावर रूम की तरफ ही जा रहे थे। जब दोनों वहां पहुंचे तो रॉबर्ट को साफ महसूस हुआ कि रैप्टर्स यहीं कहीं आसपास मौजूद हैं। उसने तुरंत एली से पावर रूम के अंदर भाग जाने को कहा, जबकि वो खुद बाहर रुककर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। एली किसी तरह सुरक्षित पावर रूम के अंदर पहुंच गई, लेकिन रॉबर्ट की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जैसे ही उसकी नजर एक रैप्टर पर पड़ी, उसने फौरन अपनी बंदूक उसकी तरफ तान दी, लेकिन गोली चलाने से पहले ही झाड़ियों से दूसरा रैप्टर अचानक निकल आया और अगले ही पल रॉबर्ट उसका शिकार बन गया। उधर पावर रूम के अंदर एली बड़ी तेजी से एक एक करके सिस्टम को दोबारा एक्टिव करने में जुटी हुई थी। कुछ ही मिनटों में उसकी मेहनत रंग लाने लगी और पार्क की बिजली फिर से लौटने लगी। यह देखकर वो थोड़ी राहत महसूस कर ही रही थी कि तभी अचानक एक रैप्टर उसके ठीक पीछे आ खड़ा हुआ। गनीमत रही कि उनके बीच लगे मोटे बिजली के केबल्स की वजह से वो तुरंत एली तक नहीं पहुंच पाया। मौका मिलते ही एली फौरन दौड़कर बाहर निकली और तेजी से लोहे का गेट बंद कर दिया, जिससे उसे कुछ पल की राहत मिल गई। लेकिन अगले ही पल रैप्टर ने अपने नुकीले पंजों से लोहे की जाली को चीरना शुरू कर दिया। यह देखकर एली बिना एक पल गंवाए, बिना पीछे मुड़े पूरी ताकत से भागने लगी। पैर में गहरी चोट लगने के बावजूद वो किसी तरह अपनी जान बचाकर पावर रूम से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। उधर जंगल में एलन अब भी लेक्स और टिम को लेकर पार्क की इलेक्ट्रिक फेंस तक पहुंच चुका था। उसने पहले खुद उसे छूकर जांचा कि कहीं उसमें करंट तो नहीं दौड़ रहा, और जब उसे यकीन हो गया कि फेंस पूरी तरह सुरक्षित है तो उसने बच्चों को आगे बढ़ने का इशारा किया। अगले ही पल तीनों सावधानी से उस ऊंची फेंस को पार करने लगे, लेकिन एलन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी वक्त एली पावर रूम में पार्क की बिजली एक एक करके वापस चालू कर रही थी। एलन और लेक्स तो जल्दी से सुरक्षित नीचे उतर गए, लेकिन टिम अब भी फेंस के ऊपरी हिस्से पर लटका हुआ था। तभी अचानक फेंस का अलार्म बज उठा और एलन ने घबराकर तुरंत उसे नीचे कूदने को कहा, लेकिन ठीक उसी पल फेंस में तेज करंट दौड़ गया। बिजली का झटका लगते ही टिम का शरीर एक पल के लिए अकड़ गया और वो सीधे नीचे जमीन पर आ गिरा। एलन और लेक्स दौड़कर उसके पास पहुंचे, दिल थामे यह सोचते हुए कि कहीं देर तो नहीं हो गई। लेकिन कुछ ही पलों बाद टिम की सांसें वापस चलने लगीं और उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। राहत की सांस लेते हुए एलन दोनों बच्चों को लेकर आखिरकार सुरक्षित विजिटर सेंटर तक पहुंच गया। उसने दोनों से साफ कह दिया कि वे यहीं अंदर छिपे रहें, क्योंकि उसे अब बाकी बचे लोगों को ढूंढने बाहर जाना है। लेकिन एलन के जाते ही अचानक लेक्स की नजर एक साए पर पड़ी, जो दबे पांव विजिटर सेंटर के अंदर दाखिल हो चुका था, एक रैप्टर। खतरा भांपते ही लेक्स ने फौरन टिम का हाथ पकड़ा और दोनों जान बचाने के लिए सीधे किचन की तरफ दौड़ पड़े। इसी बीच कंट्रोल सेंटर के बेसमेंट में एलन की मुलाकात आखिरकार एली और बाकी बचे हुए लोगों से हो गई। वहां पहुंचते ही उसे पता चला कि रैप्टर्स आजाद घूम रहे हैं और एली ने आगाह किया कि यह कोई आम डायनासोर नहीं है। ये इतने समझदार हैं कि अपने पंजों से दरवाजे तक खोल लेते हैं।
अगले ही पल यह बात सच साबित हो गई, क्योंकि किचन के अंदर एक रैप्टर सचमुच दरवाजे का हैंडल घुमाकर उसे खोल चुका था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो अकेला अंदर नहीं गया। उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की और कुछ ही पलों में दूसरा रैप्टर भी वहां आ पहुंचा। दोनों मिलकर सीधे किचन के अंदर घुस गए और छिपे हुए भाई बहन को ढूंढने लगे। अपनी जान बचाने के लिए लेक्स लगातार टिम को लेकर एक जगह से दूसरी जगह छिपती रही, लेकिन इसी अफरा तफरी में टिम पीछे छूट गया। रैप्टर बस उसे देख ही लेता कि तभी वो दौड़कर एक कोने में छिप गया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे खतरा टल गया हो, लेकिन तभी अचानक टिम के पास रखा एक चम्मच नीचे गिर पड़ा। आवाज सुनते ही दोनों रैप्टरों का ध्यान उसी तरफ मुड़ गया और वे धीरे धीरे टिम की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर लेक्स ने बिना एक पल गंवाए पास पड़ा, एक और चम्मच उठाया और पूरी ताकत से फर्श पर दे मारा। आवाज सुनते ही रैप्टर का ध्यान टिम से हटकर वापस लेक्स की तरफ चला गया। घबराकर लेक्स फौरन पास की एक अलमारी में घुस गई, लेकिन उसका दरवाजा बीच में ही फंस गया। वो पूरी ताकत लगाती रही, फिर भी उसे बंद नहीं कर पाई। तभी रैप्टर पूरी स्पीड से उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन असल में जिसे वो असली लेक्स समझकर हमला कर रहा था वो तो सिर्फ शीशे में उसका रिफ्लेक्शन था। असली लेक्स तो चुपचाप उसके पीछे दुबकी हुई थी। मौका मिलते ही वो तुरंत उठी और रेंगते हुए दूसरी तरफ निकल गई। उधर टिम की नजर पास के एक छोटे कमरे पर पड़ी और उसने बिना देर किए पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ लगा दी। पीछे खड़ा रैप्टर भी फौरन उसके पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन यही मौका टिम और लेक्स के काम आ गया। दोनों ने चालाकी से उस रैप्टर को कमरे के अंदर फंसा दिया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। इसके बाद बिना एक पल पीछे देखे दोनों किचन से बाहर भाग निकले, लेकिन उन्हें इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि बेहोश पड़ा। दूसरा रैप्टर अब दोबारा होश में आ चुका है। भागते भागते लेक्स और टिम जैसे ही मुख्य हॉल में पहुंचे, ठीक उसी वक्त सामने से एलन और एली भी वहां आ पहुंचे। जैसे ही उन्हें पता चला कि एक रैप्टर अभी भी आजाद घूम रहा है, तो सभी बिना एक पल गंवाए सीधे बेसमेंट की तरफ भाग निकले। घबराकर एली तुरंत कंप्यूटर की तरफ दौड़ी ताकि इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा बंद किया जा सके, लेकिन रैप्टर भी कुछ ही सेकंड में वहां पहुंच गया और दरवाजा पूरी तरह बंद होने से पहले ही उसने अंदर घुसने की कोशिश शुरू कर दी। एलन पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर रोकने में जुट गया और खतरा बढ़ता देख एली भी तुरंत वापस दौड़ी। दोनों मिलकर अपनी पूरी ताकत से उस भारी इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे को बंद करने की कोशिश करने लगे। अब एलन और एली के बचने की आखिरी उम्मीद सिर्फ लेक्स पर टिकी थी। ये देखकर लेक्स तुरंत कंप्यूटर के सामने बैठ गई और तेजी से सिस्टम को दोबारा एक्टिव करने में जुट गई। उधर दरवाजे को रोके खड़े एलन और एली की ताकत धीरे धीरे जवाब देती जा रही थी, लेकिन ऐन मौके पर लेक्स ने सिस्टम एक्टिव कर दिया। अगले ही पल इलेक्ट्रॉनिक लॉक चालू हुआ और दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया और साथ ही पूरे पार्क का सिस्टम भी दोबारा एक्टिव हो चुका था। यह देखकर एलन ने बिना देर किए फोन उठाया और हैमंड से फौरन हेलीकॉप्टर बुलाने को कहा, लेकिन तभी अचानक बाहर खड़े रैप्टर ने कांच की खिड़की पर हमला करना शुरू कर दिया। यह देखते ही सभी तुरंत ऊपर लगी सीढ़ी की तरफ भागे और जैसे ही रैप्टर कांच तोड़कर अंदर घुसा, सभी किसी तरह वेंटिलेशन डक्ट के अंदर घुस गए। लेकिन रैप्टर भी कम चालाक नहीं था। वो नीचे खड़ा होकर उनकी हर हल्की सी आहट पर बारीकी से नजर रखने लगा। तभी उसकी नजर लेक्स पर जा टिकी। उसने बिजली की रफ्तार से छलांग लगाई और लेक्स को हवा में उछाल दिया, लेकिन एलन ने बिना एक पल गंवाए जोरदार लात मारी, जिससे रैप्टर नीचे जा गिरा। इसी झटके से लेक्स का संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे लटक गई। एलन ने फौरन उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया और वो बाल बाल रैप्टर के जबड़ों में जाने से बच गई। थोड़ी देर बाद तीनों वेंटिलेशन डक्ट से निकलकर एग्जीबिशन हॉल के ऊपर पहुंच गए, जहां वे डायनासोर के एक विशाल कंकाल के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। लेकिन तभी उनका पीछा करता रैप्टर भी उसी कंकाल पर छलांग लगाकर चढ़ाया। इतना अचानक वजन पड़ते ही पुरानी हड्डियां हिलने लगीं और उन्हें थामे रखने वाले बोल्ट एक एक करके ढीले होने लगे। अगले ही पल पूरा कंकाल धड़ाम से नीचे आ गिरा और गनीमत यही रही कि एलन और बाकी सब बाल बाल बच गए। लेकिन उनके संभलते ही दोनों रैप्टर सामने आकर खड़े हो गए और अब ऐसा लगने लगा कि इस बार बचना नामुमकिन है। तभी अचानक टी-रेक्स वहां पहुंच गया। उसने बिना एक पल गंवाए एक रैप्टर को अपने विशाल जबड़ों में दबोचा और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। यह देखकर दूसरा रैप्टर पूरी रफ्तार से सीधे टी-रेक्स पर टूट पड़ा और उसकी पीठ पर चढ़कर लगातार हमला करने लगा। दोनों की इस भीषण लड़ाई का फायदा उठाकर एलन तुरंत सभी को लेकर एग्जीबिशन हॉल से बाहर भाग निकला। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, ठीक उसी वक्त हैमंड भी गाड़ी लेकर वहां आ पहुंचा। सभी लोग फौरन गाड़ी में सवार हुए और पूरी रफ्तार से वहां से निकल गए। उनके जाते ही हॉल के अंदर चल रही उस भीषण जंग का भी आखिरी फैसला हो चुका था और करीब 6,50,00,000 साल बाद एक बार फिर टी-रेक्स ने साबित कर दिया कि इस दुनिया में असली राजा कौन है। कुछ ही देर बाद एलन, एली, हैमंड और बाकी सभी बचे हुए लोग सुरक्षित हेलीकॉप्टर में सवार होकर उस डरावने टापू से हमेशा के लिए रवाना हो गए। हेलीकॉप्टर हवा में ऊपर उठते ही हैमंड की नजर अपने हाथ में पकड़े उसी पुराने एम्बर फॉसिल पर जा टिकी जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता था। खिड़की से बाहर झांकते हुए एलन और एली एक दूसरे को देखकर चुप्पी में ही यह समझ रहे थे कि आखिरकार वे इस मौत के टापू से जिंदा निकल आए हैं। लेकिन जो कुछ उन्होंने पिछले 24 घंटों में देखा था वो उनकी पूरी जिंदगी के लिए काफी था। हालांकि यह कहानी यहीं पूरी तरह खत्म नहीं होती, क्योंकि जंगल में कहीं गुम हो चुका वो चुराया हुआ डायनासोर का DNA और वो टूटे हुए अंडे जो
एलन को रास्ते में मिले थे, दोनों ही इस बात का साफ सबूत थे कि इस रहस्यमयी टापू पर अभी भी कई ऐसे राज दफन हैं जो पूरी तरह उजागर होना बाकी हैं। पार्क भले ही तबाह हो चुका था, लेकिन जिस टेक्नोलॉजी ने इसे मुमकिन बनाया था वो अब भी दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद थी, और यह सिर्फ वक्त की बात थी कि कब कोई इसे दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश करता। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इस मूवी का सेकंड पार्ट देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें।